नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा साहित्य पर्व कार्यक्रम का होगा आयोजन। साहित्य सेक्टर 18 में स्थित टैगोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बताते चले, सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हिंदी, संस्कृति, पंजाबी और उर्दू के साहित्यकारों को सम्मानित भी किया जाएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। सेक्टर 18 में स्थित टैगोर स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। साहित्यकारों को किया जाएगा सम्मानित। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरियाणा साहित्य पर्व कार्यक्रम का आयोजन। साहित्यकारों को किया जाएगा सम्मानित। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले, टैगोर स्टेडियम में साहित्य पर्व कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों से बजट पूर्व पर चर्चा की है। बैठक में शिक्षा के क्षेत्र की हस्तियों ने सीएम और शिक्षा मंत्री से चर्चा की। कहा कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी बजट बनाया जा सकता है। वहीं सीएम ने कहा कि आगामी सत्र से 10वीं और 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट देने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में कारगर साबित होगी। इस मौके पर बैठक में शिक्षा मंत्री समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल की घोषणा के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा की परीक्षा आपको बताते चले 1 वर्ष के लिए टाल दी गई है। हालांकि बोर्ड की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। बोर्ड ने साफ किया है कि सभी स्कूलों को बोर्ड की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जिसकी अंतिम तारीख 28 फरवरी है। जो स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा उसकी मान्यता रद्द करने के लिए शिक्षा विभाग को लिखा जाएगा, जिसके चलते अब रजिस्ट्रेशन को लेकर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन और बोर्ड आमने सामने आ गए हैं। सीएम की घोषणा के बाद शिक्षा बोर्ड की 8वीं की परीक्षा अब स्कूल लेंगे। अगले वर्ष से बोर्ड परीक्षा लेगा। आपको बताते चले, इतना ही नहीं, बोर्ड अभिभावकों की फीस वापस करेगा। वहीं फीस के लिए स्कूल को प्रार्थना पत्र भी देना होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपनी 8वीं की परीक्षा लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर ली थी और लगभग 2,85,000 विद्यार्थियों का एनरोलमेंट भी हो चुका था। और ऐसे हरियाणा के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल लगभग 14,000 स्कूल हैं और 2,000 के आसपास सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूल हैं। उनमें भी 1,053 ने अपना लॉगिन कर लिया था और 353 ने 5,000 रुपये हमारी रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करा दी थी। और बहुत सारे सीबीएसई के विद्यार्थी भी 12-15 हज़ार की एनरोलमेंट फीस भी आ गई थी। लेकिन कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए और विभिन्न संगठनों का कोर्ट में केस होने के कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि भाई इस बार, क्योंकि विद्यार्थियों की क्लास में आना अनिवार्य नहीं है और एब्सेंट नहीं लगा सकते, तो ऐसे बहुत से विद्यालयों में विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं। तो उन सब परिस्थितियों को ध्यान में करते हुए, ताकि ये परीक्षाएं अगले साल के लिए पोस्टपोन की जाती है, इस वर्ष विद्यालय अपनी परीक्षाएं स्वयं अपने आप ले लें। सोमवार रात 11 बजे से चल रही बिजली कर्मचारियों की हड़ताल बुधवार शाम को समाप्त हो गई है। लेकिन इसी बीच लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। यहां तक कि प्रशासन द्वारा इस इमरजेंसी से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया था। वहीं हड़ताल खत्म होने के बाद एडवाइजर धर्मपाल ने प्रेस वार्ता करके इस बात की जानकारी दी है कि यूटी पावर मैन यूनियन के साथ उनका एक एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट के मुताबिक यूनियन के द्वारा यह हड़ताल वापस ली गई है। अब सभी कर्मचारी काम पर लौट आए हैं और शहर की बिजली व्यवस्था को भी दुरुस्त कर दिया गया है।
रेवाड़ी के 12 हजारी चौक पर नगर परिषद की ओर से शौचालय बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस दौरान कुछ लोगों के विरोध करने पर पुलिस भी बुलानी पड़ी। दरअसल शहर के बाजारों में शौचालय की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। 12 हजारी और उसके आसपास बड़ी संख्या में दुकानें हैं, वहीं ग्राहक भी बाजार में आते हैं, लेकिन शौचालय नहीं होने की वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते नगर परिषद के अधिकारी शौचालय का काम शुरू कराने आए थे, तो वहां आसपास के लोगों ने शौचालय के निर्णय पर आपत्ति जता दी है। कहा कि बदबू उठने से परेशानी झेलनी पड़ेगी। वहीं इस विवाद के चलते पुलिस बल को मौके पर बुलाना पड़ जाता है। तो रेवाड़ी के 12 हजारी चौक पर नगर परिषद की ओर से शौचालय बनाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन आसपास के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। आपको बताते चलें, शहर के बाजारों में शौचालय की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिससे लोगों को आने जाने में और परेशानी भी काफी हो रही थी। ऐसे में 12 हजारी और उसके आसपास बड़ी संख्या में दुकानें भी हैं और ग्राहक भी बाजार में आते हैं, लेकिन शौचालय नहीं होने की वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते नगर परिषद के अधिकारी शौचालय का काम शुरू कराने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर लोगों ने इसका विरोध किया और फिर जमकर कहासुनी लोगों के बीच और प्रशासन के बीच देखने को मिली और उसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ गया। मनोहर लाल सरकार ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए माइनिंग विभाग में ही ई रवाना सिस्टम शुरू कर दिया है। आपको बताते चले, जिसके चलते खनन सामग्री की मात्रा पर कोई पाबंदी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार का आरटीओ विभाग ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसते हुए उनका चालान कर रहा है। ऐसे में एंटी करप्शन सोसाइटी हरियाणा ने प्रदेश में ओवरलोड और अवैध माइनिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सीबीआई जांच की मांग करी है। आपको बताते चलें कि यमुनानगर पिछले लंबे समय से अवैध माइनिंग और ओवरलोड वाहनों का मुख्य केंद्र बना रहा। गुंथला क्षेत्र में दिन रात ओवरलोड वाहन दौड़ रहे हैं। रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में दोनों ही समय में ओवरलोड वाहन राष्ट्र संपत्ति सड़कों का नुकसान कर रहे हैं और जो अधिकारी हैं, जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं, जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जो जांच के लिए आते हैं, वो उच्च अधिकारियों को और हरियाणा सरकार को ये रिपोर्ट देते हैं कि इस क्षेत्र में ओवरलोड और अवैध खनन नहीं है। देखिएगा, वो अपने निजी लालच के लिए वो अधिकारी, क्योंकि उनकी प्रति वाहन हिस्सेदारी निर्धारित है और वो खुद रैकी ग्रुपों की आड़ लेकर के ये गलत कार्य करवाते हैं। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी जहां ओवरलोड और अवैध खनन का कार्य करने वालों पर कार्रवाई करवाएगी, वहीं पुख्ता प्रमाण जुटा करके इन भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई करने का कार्य करेगी। रेवाड़ी में शहर के वार्ड नंबर 24 में काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी ने पार्षद ने अभद्रता की है, जिसके चलते सफाई कर्मियों ने नगर परिषद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सफाई कर्मियों ने नगर परिषद में पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पार्षद मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं नव सचिव प्रवीण कुमार ने सफाई कर्मियों का कार्रवाई का आश्वासन देकर कर्मचारियों को शांत कराया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने कहा कि पार्षद नीरज के खिलाफ नगर पालिका ने कार्रवाई नहीं की तो प्रदेश भर में हड़ताल की जाएगी। हमारे सफाई कर्मचारियों को आए दिन जो है कोई ना कोई जो है इस तरह का पंगा जो है शहर में होते रहते हैं और मैं खास तौर से इन नुमाइंदों को ये बता देना चाहता हूं कि कर्मचारियों को हे दृष्टि से देखना बंद कर दे और दोषी पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज करके तुरंत जो है इनको बर्खास्त किया जाए। दादरी में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। मामला बस स्टैंड रोड पर स्थित एक मेडिकल स्टोर का है, जहां फ्लाइंग टीम ने मेडिकल हॉल पर दबिश देकर के वहां से 5 प्रकार की प्रतिबंधित दवाओं की 500 गोलियां बरामद की, जिसके चलते टीम ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। दरअसल सीएम फ्लाइंग टीम ने गुप्त सूचना को आधार बनाकर मेडिकल स्टोर में छापा मारा। इस दौरान ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर हेमंत ग्रोवर और दादरी गुप्तचर विभाग की टीम भी साथ में मौजूद रही। बरामद हुई दवाओं में ट्रामाडोल,
और कई अन्य दवाइयां शामिल है। वहीं संबंधित दुकानदार उक्त दवाओं का रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सका। यहां तक कि दुकानदार के पास उक्त दवाइयां बेचने का लाइसेंस भी नहीं मिला। फिलहाल ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी हेमंत ग्रोवर ने बताया कि एनडीपीसी एक्ट के अनुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दादरी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। आपको बताते चले बस स्टैंड रोड पर स्थित एक मेडिकल स्टोर का है ये मामला, जहां फ्लाइंग टीम ने मेडिकल हॉल पर दबिश देकर वहां से 5 प्रकार की प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद किया है और उसके बाद मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। गुहेला चीका में सीएम फ्लाइंग की टीम ने देर रात एक राइस मिल और अवैध फैक्ट्री में छापेमारी की। इस दौरान मौके पर पहुंचे डीएसपी नरेंद्र शिवकंड ने उन्हें शिकायत मिली थी कि यहां तंबाकू आदि से जुड़ा गैर कानूनी कार्य होता है, जिस पर छापा मारा गया। साथ ही साथ छापेमारी के दौरान पता चला कि राइस मिल मालिक ने अपना गोदाम एक विख्यात कंपनी को 5 लाख रुपए में किराए पर दिया हुआ है, जो तंबाकू से जुड़ा कारोबार करती है। फिलहाल शिकायत के आधार पर अधिकारियों ने सैंपलिंग कर ली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट से और हम सब ने मिलकर जो ये प्रोडक्ट बना रहे थे, तंबाकू डस्ट जो गुजरात व अन्य स्टेट से जो आ रही है, उसका भी हमने सैंपल लिया। उसके अलावा फिर जो तंबाकू डस्ट में ये मिक्सिंग क्लोरोफिल वगैरह मिक्स करके उसको फिर लिक्विड फॉर्म में बदलकर फिर आगे इनकी जो मेन जो इनकी जो ब्रांच है, इनका जो फैक्ट्री है एक डेरा बसी में, वहाँ भेजा जाता है। लीगल और इलीगल वाली बात है तो इस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता। ये टोटली डिपेंड करता है ऑन द डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जब इनके फैक्ट्री के आ जाएंगे और इन सब की डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट आ जाएगी। जो पॉल्यूशन वाले ने इनको नोटिस दे दिया, फायर ब्रिगेड वाला, इनके पास लाइसेंस नहीं मिला, ना ही इनके पास वो इसका पॉल्यूशन वाला मिला है एट प्रेजेंट साइट पे। और जिस बेस पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री को रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, इवन ये जो फैक्ट्री तो राइस सेलर की है, पर राइस सेलर वालों ने आगे लीज पे दिया हुआ है इन तंबाकू के जो कार्य। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुधवार को हरियाणा निवास में सीएम मनोहर लाल ने पद्मा योजना की शुरुआत की। इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। पद्मा योजना की शुरुआत छोटे उद्योगों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हुई है। पद्मा योजना में ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर विकसित करने की योजना है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने लघु उद्यमियों से सीधा संवाद किया। सीएम ने छोटे उद्योगपतियों से संवाद के दौरान कहा कि निम्न अन्य वर्ग के लोगों को घर के पास ही काम मिलेगा। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश को आगे बढ़ाने में एमएसएमई का काफी योगदान है, क्योंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का 23% योगदान है। वहीं सीएम ने बताया कि अगले साल तक 10 से 15 हजार यूनिट लगनी चाहिए। करनाल व अन्य औद्योगिक संस्थानों से आए हुए सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद। सरकार का जो एक ब्रॉडर जो एक्सपेक्ट होता है वो होता है कि जनता की कल्याणकारी योजनाओं में हम कुछ आगे बढ़े, और कल्याणकारी योजनाएं भी खास करके जो वर्ग किन्हीं कारणों से पीछे रह जाता है उसके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाएं। तो अपने आप में किसी भी समाज में रोजगार एक ऐसा विषय होता है कि जिसकी चिंता सब करते हैं, सरकारें भी करती हैं, संस्थाएं भी करती हैं, उद्योग भी करते हैं, क्योंकि हर वर्ष लगभग 2 लाख युवक ऐसे जिनको रोजगार की जरूरत होती है वो जुड़ते हैं। और रोजगार चाहे वो कर्मचारी बन करके उसको रोजगार मिले, और चाहे वो अपना उद्योग खड़ा करे, चाहे कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते से कुछ उद्यम करता है तो रोजगार उससे मिलता है। और ये फिर देश की, प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी हम लोग सब सहयोगी होते हैं। तो हम लोगों ने योजना ये बनाई है कि हर किसी को रोजगार उसके घर के नजदीक मिले। तो जो ऐसे ब्लॉक्स हैं जिन एरियाज में हम उद्योग को ले जाना चाहते हैं, तो हर क्षेत्र के अंदर हमारा जो है उद्योग पहुंचे, खास करके एमएसएमई। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंसल्टेशन की थी, अभी जैसा बताया प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब प्रदेशों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस थ्योरी के ऊपर बढ़ रहे हैं।
हिजाब मामले को लेकर के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कुछ लोग बिना वजह ही इस मामले को तूल देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई किसी प्रकार से कपड़े पहन रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मगर यदि स्कूल, कॉलेज या इंडस्ट्री में जाना है तो वहां की यूनिफॉर्म कोड को मानना होगा। यूनिफॉर्म कोड को अस्वीकार करने वाले अपने घर बैठे और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस देश में कुछ लोग मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं। अब कोई कुछ कपड़े डाले, हमने उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अगर उसने स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, तो वहां का अगर कोई यूनिफॉर्म कोड है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, वरना घर बैठिए आप। है विरोध करने का, वो जो कहना है। प्रदेश में नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव जल्द ही करवाए जाएंगे, जिसको लेकर के हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हरियाणा धनपत सिंह से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि 28 मार्च तक चुनाव करवाने की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा और आपको बताते चले 25 दिनों के बाद चुनाव करवाए जाएंगे। अनुमान है कि अप्रैल के अंत तक नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। और क्या कुछ कहना है चुनाव आयुक्त धनपत सिंह का, आपको सुना देते हैं। में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव जल्द ही करवाए जाएंगे। इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हरियाणा धनपत सिंह। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि देना चाहूँगा। हरियाणा में हमारे पास 11 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, 22 म्यूनसिपल काउंसिल्स और 60 म्यूनसिपल कमेटियां हैं। तो कुल मिला के 93 जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनमें से 51 के चुनाव ड्यू थे, लेकिन अभी राज्य सरकार से हमें 48 के लिए जो कंकरेंस जरूरी होती है वो आई है। उनके चुनाव हम करवाने जा रहे हैं। उसके लिए जो प्रथम चरण की रिक्वायरमेंट होती है वोटर लिस्ट अपडेशन की, वो शेड्यूल हमने जारी किया है। जी सर, किस तरीके से जो है इस बार के चुनाव कंडक्ट करवाए जाएंगे, वार्ड्स नए बनाए जाएंगे, क्या कुछ रहेगा अपडेट, किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, जहां तक वार्ड बंदी का सवाल है या रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का सवाल है, ये सब राज्य सरकार के अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के कार्य क्षेत्र में आता है। तो वो वार्डबंदी करके उन्होंने भेजी है। रिजर्वेशन कहाँ पे जनरल कैटेगरी कैंडिडेट होगा, कहाँ जनरल कैटेगरी की विमेन होगी, कहाँ ऐसी कैटेगरी का कैंडिडेट होगा, कहाँ ऐसी विमेन होगी, वो सब उन्होंने तैयार करके हमें भेजी है। हमारा काम है चुनाव आयोग के तौर पे उन जगहों पे निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाना। सर, ईवीएम को लेकर ऑलरेडी पूर्व में भी काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रहा। इस बार के जो चुनाव होंगे, इन चुनावों के मद्देनजर ईवीएम की सुरक्षा और ईवीएम जो खराब होती हैं या फिर सडनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए क्या कुछ रणनीति जो है तैयार की जा चुकी है? इसके दो पहलू हैं। एक तो जो संदेह की बात है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है या ईवीएम को बाहर से हैक किया जा सकता है, उसको तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं खुद भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, साइंटिफिक बैकग्राउंड से हूँ, और एज डीसी मैंने ईवीएम्स यूज़ किए हैं इलेक्शन में। तो ईवीएम्स जो हैं हमारी बहुत स्टडी हैं और इनमें ऐसा कोई चिप या ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसको बाहर से हैक किया जा सके। आप जानते हैं, जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटिंग वाले दिन, पोलिंग वाले दिन, जितने कैंडिडेट्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव की प्रेजेंस में मॉक पोल पहले करते हैं और जिस पार्टी की वोट होती है उसी के खाने में जा रही है, रजिस्टर हो रही है, वो दिखाते हैं उनको, और उसके बाद उसको वाइप आउट करके फिर 0-0 करके उनके सामने ही फिर उसको सेट किया जाता है। जहाँ तक मशीनों के खराब होने की बात है, देखिए कोई भी मशीनरी है खराब हो सकती है, इसके लिए हम 10 से 15% एक्स्ट्रा ईवीएम्स देंगे। और वार्ड का दायरा आप समझ सकते हैं शहर के अंदर ही है, तो 2-3 स्क्वायर किलोमीटर, 4 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं होता है। तो वहाँ पे 5 मिनट में, 10 मिनट में जो सरप्लस ईवीएम है वो पहुँच जाएगी अगर कहीं पे ऐसी गड़बड़ी की संभावना होती है तो। खैर, आपने अभी तक जो है प्रिपरेशन के बारे में बताया, क्या अनुमान है सर, कब तक जो है, कौन से महीने में जो है, अगर अनुमान की बात की जाए, एस्टिमेट की बात की जाए, तो कब तक जो है चुनाव करवाए जा सकते हैं? ये जो सबसे जरूरी काम होता है, जो मतदाता सूची तैयार करना,
जिसके लिए मैंने बताया कि अभी हमने सभी संबंधित जिलों में, जिनमें ये 48 म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, 29 म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं और 19 म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, उनको दिशा निर्देश दिए थे कि 18 फरवरी तक जो 5/1/2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लिस्ट थी, उसको 18 फरवरी तक अपलोड करना था वार्ड वाइज। तो वो सभी जिलों ने कर दिए हैं। थोड़ी सी रानिया में प्रॉब्लम थी, सिरसा में, उनको 2-3 दिन का समय और दिया गया, वो भी उसको कर लेंगे। उसके बाद अब इसमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस किसी को है उस लिस्ट पे, वो पब्लिश हो गई है, पब्लिक डोमेन में है, नोटिस बोर्ड पे, म्यूनिसिपल कमेटियों के और वेबसाइट पे है। जिनके क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन जो रिवाइजिंग अथॉरिटीज़ हैं वो सुनेंगी और उसके बाद वो अपडेट करेंगे। उसके बाद लास्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे अपीलेट अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर है जिले का, वो करके इसको 28 मार्च तक पूरा कर दिया जाएगा। अभी ये शेड्यूल हमारा जारी है। अगर सब कुछ तय समय अनुसार चलता रहा, कोई बड़ी गड़बड़ी अगर ना हो, कोई आशंका हमें नहीं है इस तरह के, कोई नेचुरल कैलेमिटी ना हो, तो 28 मार्च तक हमारा ये मतदाता सूचियाँ तैयार हो जाएंगी। उसके बाद कम से कम हमें 25 दिन का एक मिनिमम टाइम शेड्यूल होता है। तो उम्मीद करते हैं कि अप्रैल अंत तक हम चुनाव कर पाने की स्थिति में होंगे। लेकिन एक चीज़ दूसरी पर मुनस्सर है, डिपेंडेंट है, तो इसके बारे में आधिकारिक रूप से 28 मार्च के बाद ही मैं जानकारी दे पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा जनपद सिंह, जिन्होंने साफ लफ्जों में बताया कि 28 मार्च तक जो है नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने की प्रिपरेशन का वक्त है और अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल माह के अंत तक जो है प्रदेश के अंदर नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव करवाए जा सकते हैं। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 24 अप्रैल को नगर निकाय के चुनाव होंगे, जिसको लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है, जिसके लिए हरियाणा भर में कमेटियों का गठन भी कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी भारी मतों से विजय हासिल करेगी। जुट गए हैं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह के अपने चुनाव प्रभारी तय किए हैं और चुनाव की तैयारियों में हम जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। प्रदेश भर में लगभग 52 पार्टी कैसी तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह के अपने चुनाव प्रभारी तय किए हैं और चुनाव की तैयारियों में हम जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।